पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब ईस्वी 1451 में सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, तब लाहौर तथा सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। ईस्वी 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान हुआ। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खां था। वह हेमा नामक सुनार स्त्री के पेट से उत्पन्न हुआ था। सिकंदर का चेहरा बहुत सुंदर था और वह अपने चेहरे की सुंदरता बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। अब्दुल्ला नामक एक लेखक ने अपने ग्रंथ तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि जब निजाम खां छोटा बालक था तब उसकी सुंदरता से प्रेरित होकर शेख हसन नामक एक मौलवी उससे प्रेम करने लगा। शहजादे को मौलवी के रंग ढंग अच्छे नहीं लगे, इसलिए शहजादे ने एक दिन मौलवी को पकड़ लिया तथा उसे आग के पास ले जाकर उसकी दाढ़ी जला दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी के कई पुत्र थे तथा बहलोल ने मृत्यु से पहले अफगानी कबीलों के रिवाज के अनुसार अपनी सल्तनत को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया था। जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार जब बहलोल लोदी मृत्युशैया पर था तो उसकी चहेती स्त्री हेमा अपने पति के साथ युद्ध शिविर में थी। बहलोल लोदी ने हेमा के पुत्र सिकंदर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस पर सिकंदर के चचेरे भाई ईसा खां ने हेमा को गालियां देते हुए यह कहा कि एक हिंदू सुनार स्त्री का पुत्र अफगानों का सुल्तान नहीं बन सकता। ईसा खां चाहता था कि बहलोल लोदी अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, जो कि जौनपुर का गवर्नर था। ईसा खां द्वारा सुल्तान की स्त्री को गालियां दिए जाने पर कई अफगान सरदार ईसा खां तथा बारबक शाह से नाराज हो गए। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद मिलौली गांव में हुई एक सभा में अफगान सरदारों ने मृत सुल्तान बहलोल लोदी की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसके पुत्र निजाम खां को नया सुल्तान चुन लिया। खान खाना फार्मूली ने निजाम खां के चयन में बड़ी भूमिका निभाई। 17 जुलाई 1489 को जलाली गांव में निजाम खां का राज्याभिषेक किया गया। वह सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान हुआ। इस पर मृत सुल्तान बहलोल के पुत्र बारबक शाह और बहलोल के भतीजों हुमायूं आजम एवं ईसा खां ने अफगान अमीरों के इस निर्णय का विरोध करते हुए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सिकंदर लोदी के चाचा आलम खां आदि कुछ अन्य अमीरों ने भी इन बागियों का अनुसरण किया, क्योंकि उन्हें भी यह सहन नहीं था कि एक हिंदुस्तानी औरत के पेट से उत्पन्न लड़का अफगानी अमीरों पर राज करे। इस कारण सिकंदर शाह की स्थिति डामाडोल हो गई, किंतु उसने धैर्य से काम लेते हुए सैनिकों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया तथा सैनिकों को 4 महीनों का वेतन पुरस्कार के रूप में दे दिया। सिकंदर लोदी ने अपने पक्ष के अमीरों को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें सुंदर वस्त्र एवं आकर्षक पद देकर प्रसन्न कर लिया। सिकंदर शाह के बड़े भाई बारबक शाह ने स्वयं को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी ने बारबक शाह को जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबक शाह को प्रेम से समझाने का प्रयास किया, किंतु जब बारबक शाह नहीं माना तो सुल्तान ने उसका दमन करके उसे बंदी बना लिया तथा जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। अब सिकंदर शाह ने अपने चाचा आलम खां पर आक्रमण किया। आलम खां ने पराजित होने के बाद सुल्तान के समक्ष उपस्थित होकर क्षमा याचना की। सिकंदर लोदी ने आलम खां को क्षमा कर दिया तथा उसे इटावा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब सिकंदर शाह ने अपने चचेरे भाई
ईसा खां से निपटने का बीड़ा उठाया। ईसा खां ने मरहूम सुल्तान बहलोल लोदी के सामने सिकंदर लोदी की मां को गालियां दी थीं, इसलिए सिकंदर लोदी ईसा खां को भली भांति दंडित करना चाहता था। जब सुल्तान की सेना ने ईसा खां पर आक्रमण किया तो ईसा खां ने भी एक सेना लेकर सुल्तान का सामना किया। दोनों पक्षों में हुए भयानक युद्ध के बाद ईसा खां युद्ध क्षेत्र में घायल होकर भाग गया। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी का चचेरा भाई हुमायूं आजम कालपी का शासक था। उसने भी सिकंदर को सुल्तान बनाए जाने का विरोध किया था तथा सिकंदर लोदी द्वारा बारबक शाह के बंदी बनाए जाने के बाद स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की सेनाओं ने हुमायूं आजम को युद्ध में परास्त करके उससे कालपी छीन ली। बयाना का हाकिम भी हुमायूं आजम की सहायता कर रहा था। सिकंदर लोदी ने उससे बयाना छीन लिया तथा खान खाना फारूकी को बयाना का गवर्नर बना दिया। इसी प्रकार कुछ अन्य विरोधी अमीरों को भी सिकंदर लोदी ने युद्ध में हराकर उन्हें भली भांति दंडित किया। अपने विरोधियों को पूर्णतः परास्त करने में सिकंदर शाह को 3 साल का समय लग गया। सल्तनत के बागियों से निपटकर सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया। पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी अफगानी कबीलों की परंपरा के अनुसार अपने अमीरों को बराबरी का सम्मान प्रदान करता था, किंतु नए सुल्तान सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों से समानता की अफगानी कबीलों की परंपरा का परित्याग करके तुर्की सुल्तानों एवं हिंदू राजाओं की परंपरा अर्थात सुल्तान अथवा राजा ही सर्वश्रेष्ठ है नीति का अनुसरण किया। सिकंदर लोदी ने अमीरों को अपने सामने खड़े रहने की व्यवस्था लागू की ताकि उनके ऊपर सुल्तान की महत्ता प्रदर्शित हो सके। पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी अपने अमीरों के साथ एक कालीन पर बैठता था, जबकि सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठा करता था और उसके अमीर उसके सामने विनम्रतापूर्वक खड़े रहते थे। सिकंदर लोदी ने नियम बनाया कि जब किसी अमीर अथवा प्रांतपति के पास शाही फरमान भेजा जाए तो अमीर अपने घर से बाहर आकर एवं गवर्नर अपने शहर से 6 मील आगे आकर आदर के साथ शाही फरमान का स्वागत करे। ऐसा नहीं करना सुल्तान के प्रति अनादर माना जाता था और ऐसे अमीर को दंडित किया जाता था। अगली कड़ी में देखिए, सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक अंग पर शिकंजा कस लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।